नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में। इसमें मैंने 10 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को रखा है, 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा है और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। पेपर पैटर्न जो होता है कुछ इसी टाइप का होता है। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने को लेकर के बोला जा सकता है, 10 में से 10 बोला जा सकता है। लघु उत्तरीय में 8 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं और दीर्घ उत्तरीय में 5 में से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। कुछ यही प्रक्रिया या यही पैटर्न होता है अधिकतर जो है पेपर का विभिन्न विश्वविद्यालयों का। बहरहाल कैसा भी हो, लेकिन 3 ही टाइप का पेपर आपका आता है। 3 ही टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अति लघु उत्तरीय जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 50 शब्दों में लिखना होता है। दूसरे टाइप के होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 150 या 200 शब्दों में लिखने के लिए आपको बोला जाता है। और तीसरा टाइप होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको आपको 450 शब्द या 500 शब्द में लिखना होता है। बस इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को रखा है ताकि आप समझ पाए, जान पाए। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर सॉल्व मॉडल पेपर है 2026-27 इन सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कैसे लिखना है आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। सबसे पहले अब हिंदी गद्य के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जिनकी संख्या होगी 10 और उनके उत्तर को लिखना कैसे है ये सभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। चलिए तो बहुत ही बारीकी के साथ वीडियो को देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। पहला प्रश्न, हिंदी गद्य, क्योंकि बीए थर्ड सेमेस्टर में आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं आपको हिंदी गद्य के बारे में ही जानना होता है, तो आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है अब तक की। जो बच्चे परेशान है गुरुजी चैप्टर्स वाइज वीडियोस नहीं देखे हैं तो मॉडल पेपर समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पहले इन चीजों को पढ़ चुके हैं। इस तरीके से समझाने का प्रयास मैं करूंगा, ठीक है। तो आप अगर हमारी वीडियोज में मॉडल पेपर को महज मैराथन क्लास को देख करके आते परीक्षा से एक दिन पहले भी, आप बहुत कुछ जानकारी ग्रहण कर पाते हैं, बहुत कुछ जान जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर आपको भटकना नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ चूंकि मैं पढ़ाता रहता हूं तो बस आपको हमारे दिए गए गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते रहना है। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? आविर्भाव माने उदय। हिंदी गद्य का शुरुआत कब हुई? देखिए वैसे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन अनुसार अगर देखें तो हिंदी गद्य की शुरुआत होती है आधुनिक काल से। आप देखते हैं 1843 ईस्वी से लेकर के हिंदी गद्य आधुनिक काल की शुरुआत मान ली जाती है और बेसिकली यहीं से भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। कुछ विद्वान भारतेंदु युग की शुरुआत 1850 स्वीकार करते हैं, चूंकि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि हिंदी साहित्य के गद्य के या हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग 1857 बताते हैं, चूंकि 1857 में एक क्रांति हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। इसी वजह से समाज की दिशा और जो है दशा दोनों बदल चुकी थी। इसलिए क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है या समाज साहित्य का दर्पण है, इस पैमाने पर चूंकि समाज बदला तो साहित्य जाहिर सी बात है बदल जाएगा, उसकी पृष्ठभूमि और उसके लेखन शैली भी बदल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। बहरहाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत सबसे सटीक प्रतीत होता है। 1843 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, मतलब संवत की बात नहीं कर रहा हूं। यहां से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। लेकिन क्या जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई है भारतेंदु युग की, वहीं से गद्य लेखन प्रारंभ हुआ या उससे पहले भी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी? जी हाँ, बिल्कुल, उससे पहले भी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी हिंदी गद्य की। किसी भी, चाहे हिंदी काव्य के विकास की बात हो चाहे हिंदी गद्य के विकास की बात हो, एक दिन में किसी भी चीज का विकास नहीं हो पाता, खास करके युगों का विकास या विचारधाराओं का विकास एक दिन की प्रक्रिया नहीं बल्कि ये कई दिनों की प्रक्रियाएं होती हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है हिंदी गद्य के आविर्भाव की, विकास की। उसी को समझते हुए हम इस उत्तर के माध्यम से जानेंगे। उत्तर में आपको लिखना है हिंदी गद्य का वास्तविक आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1901 से लेकर के नहीं, वो 20वीं शताब्दी हो जाएगी। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय होता है, इसी को 19वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी किसको कहेंगे? 1901 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक को 20वीं शताब्दी कहेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे
क्योंकि यही होता है शताब्दी निकालने का इस पैटर्न, और इसी पर शताब्दी निकलती है। तो आप कभी भ्रमित मत होइएगा शताब्दी को लेकर के। तो 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में, इसी के बीच में हिंदी गद्य का आविर्भाव माना जाता है। इस काल को आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। खड़ी बोली की बात की तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक रूप यद्यपि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि खड़ी बोली गद्य भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। कब? जैसे कि गोरखपंथी, जो जैसे गोरखनाथ का जो नाथ पर संप्रदाय है, वहां पर भी कुछ छुटपुट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन व्यापक रूप से जन सामान्य और साहित्य में इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में ही होता है, भारतेंदु युग के आने से। वैसे उससे पहले भी तमाम पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन हो रहा था, लेकिन बड़े पैमाने पर या एक व्यवस्थित क्रम में हिंदी गद्य का उद्भव नहीं हुआ था। लेकिन भारतेंदु युग के आ जाने से चीजें बदली। विशेष करके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। और कब होती है? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मेरे हिसाब से होती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और यहीं से कहीं ना कहीं भी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद में राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें, इन सभी लोगों के प्रयासों से हिंदी गद्य जो है आगे बढ़ा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित हुआ और इसके स्थापित होने से आप देखते लगातार जो है हिंदी गद्य का उद्भव शुरू हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में नाटक वगैरह लिखे जाने लगे और इस तरीके से हिंदी गद्य का भी आविर्भाव होना शुरू हुआ। तो इसके बाद से ही शुरू हुआ। इसी शताब्दी में गद्य की विभिन्न विधाओं का जन्म हुआ, खास करके नाटक का, ठीक है, निबंधों का या अन्य गद्य विधाओं का भी उदय भारतेंदु युग के दौरान ही हुआ। ये पहले प्रश्न का उत्तर आपने बहुत ही सटीक और बहुत ही बारीकी के साथ लिखा। इतना उत्तर आप लघु उत्तरीय में भी लिखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे लघु उत्तरीय हो जाएगा। बहुत ही लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने इस तरीके से रखा ताकि आप जो है बहुत ही चीजों को समझ पाए, बहुत ही बारीकी के साथ जान पाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न हिंदी खड़ी बोली गद्य के 4 आरंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। यानी 4 आरंभिक उन्नायक जिन्होंने हिंदी साहित्य में हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हीं को उन्नायक कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित रूप देने वाले 4 आरंभिक उन्नायक माने जाते हैं, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में गद्य की नींव रखी। खास करके उनका नाम है, सबसे पहला नाम है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल की अगर बात की जाए, उनका नाम है नियाज। इसके अलावा इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखते हैं वो। ठीक है, सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान, लल्लू लाल, इन सभी की रचनाएं अपनी अपनी हैं। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल, नियाज जिनका उपनाम है। तो ये 4 उन्नायक है जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। इनमें से लल्लू लाल की बात की जाए और सदल मिश्रा जी की बात की जाए, ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में बना था 1800 ईस्वी में, जिसकी स्थापना हुई थी, उस कॉलेज से जुड़े हुए थे और इसीलिए इनका नाम उन्नायकों में से एक लिया जाता है। इन चारों की भाषा शैली अलग अलग थी, जिसने आगे चल करके गद्य को मानकीकरण किया और उसका मार्ग खोला। कहीं ना कहीं पे हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव इन्हीं विद्वानों के द्वारा आपको देखने को मिल जाता है। रानी केतकी की कहानी को लिखा है इंसा अल्लाह खां। हिंदी गद्य की कहानी हिंदी गद्य में लिखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये 4 उन्नायक है, कौन कौन से? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्रा, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आ चुका है भैया। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी मैंने आपको अभी बताया था। देखिए, रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है, रानी केतकी की कहानी को उदयभान नाम के राजा थे, उन्हीं के बारे में कहानी मेंशन है, उदयभान चरित कहा जाता है। इसके लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां जो हैं, रानी केतकी कहानी नाम की एक रचना लिखते हैं, एक कहानी लिखते हैं। ठीक है, कहानी खड़ी बोली गद्य की आरंभिक कृतियों में से एक है, इसीलिए इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हिंदी साहित्य में दिया था, क्योंकि हिंदी गद्य के शुरुआती दौर में एक कहानी हिंदी गद्य में लिखी गई थी, जिसकी रचना सन 1803 ईस्वी के आसपास की गई या मानी जाती है। इसकी विशेषता यह है इस कहानी की कि लेखक ने इसमें हिंदीपन पर जोर दिया है और संस्कृत के तत्सम शब्दों, फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग न करने का प्रयास किया है। क्योंकि अभी तक क्या था कि हिंदी गद्य में आप देखते हैं कि जो है
जब भी प्रयोग भी होता था किसी भी चीज का, तो उसमें या तो फारसी अरबी की शब्दावलियों का प्रयोग अधिक मात्रा में, या फिर संस्कृत के तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता था। लेकिन इंसा अल्लाह खान ने क्या किया कि हिंदीपन पर जोर दिया और हिंदी के शब्दों को एक प्रकार से पुरजोर तरीके से समर्थन देते हुए और हिंदी में ही लिखने का प्रयास किया। इसलिए आप देखते हैं इनका इंपॉर्टेंस होता है। ये रहे एक प्रकार से हिंदी गद्य के उन नायकों में से एक मुंशी अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए। प्रश्न है भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, बताइए। देखिए, भारतेंदु युग की समय सीमा की अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग हिंदी गद्य के विकास की प्रथम सीढ़ी है। भारतेंदु युग जो है 1843 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समयकाल भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। कुछ कुल मिलाकर के 1885 तक कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग 1800 जो है 50 से लेकर के 1900 तक का समयकाल 50 वर्षों का मानते हैं भारतेंदु युग को, ठीक है। कुछ लोग 1857 से लेकर के 1900 तक का समयकाल मानते हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वान यही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह स्वीकार किया और यही एक प्रकार से समीचीन प्रतीत होता है। समीचीन माने ठीक ठाक प्रतीत होता है, अच्छा, या इस पर मोहर कई विद्वानों ने लगाई, ठीक है। चलिए, तो भारतेंदु युग जो है हिंदी गद्य के विकास की क्या है, एक पहली सीढ़ी है जिसमें हिंदी नाटकों का विकास, हिंदी गद्य के और तमाम प्रकार की विधाओं का विकास होना शुरू हो चुका था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा संवत 1925 से 1950 तक लगभग में 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना है कि इसका जो है प्रादुर्भाव 1868 से भी कह सकते हैं, 1843 से भी कह सकते हैं। वैसे 1868 जो है वो चूंकि हिंदी गद्य में भारतेंदु जी के नाम पर पड़ा है, तो भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1857 में, उन्होंने 1868 से लेखन प्रारंभ किया होगा, इसलिए ऐसा बताया जाता है। बहरहाल अगर देखें तो 1843 से ही आप देखते हैं हिंदी गद्य का प्रारंभ हो जाता है, 1857 से ही हो जाता है, 1850 से ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। इस युग का नामकरण इसके प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने नाटक, निबंध, पत्रकारिता आदि क्षेत्र में और तमाम विधाओं का जो है लिखा इन्होंने। और इसका श्री गणेश का असर के पत्रिकाओं का संपादन हुआ, नाटकों का, निबंधों का प्रणयन हुआ, सबसे पहले इन्होंने ही किया। यह युग पुनर्जागरण युग के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है। द्विवेदी युग की दो प्रमुख गद्य पत्रिकाओं के नाम लिखिए। देखिए, पात्रिका का मैंने सिंबल भी बना दिया है। द्विवेदी युग की दो प्रमुख पत्रिका, और खासकर गद्य में पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। देखिए, कुछ पत्रिकाएं मंथली प्रकाशित होती थी, एक महीने में, उसको मासिक पत्रिका कहते थे। जो एक सप्ताह में प्रकाशित होती थी उनको साप्ताहिक पत्रिका कहते थे। जो एक दिन में मतलब पत्रिका प्रकाशित होती है उसको हम जो है दैनिकी पत्रिका कहते थे या दैनिक पत्रिका कहते थे, ठीक है। और जो एक साल में प्रकाशित होती थी उसको हम वार्षिक पत्रिका कहते थे, ठीक है। समझते हैं। तो द्विवेदी युग की अगर बात की जाए, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का जो समय काल है वो कब से कब तक माना जाता है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय काल है ये द्विवेदी युग का समय काल है। और 1918 से लेकर के 1936 तक का युग छायावाद के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का समय काल 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी हिंदी गद्य के मानकीकरण और परिष्कार का काल है। यानी यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली गद्य का परिष्करण हुआ। हिंदी में जो त्रुटियां थी, जो लेखन की त्रुटियां थी, जो बोलने चालने में त्रुटियां थी, उस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत काम किया। सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य संभाला 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और साथ ही साथ में उन्होंने ये संभालते हुए उन्होंने क्या किया, इसके साथ ही साथ संपादन तो संभाला ही, संपादन संभालते के साथ साथ इन्होंने तमाम प्रकार के निबंध लिखे, कवि कर्तव्य को लेकर के, कवि को क्या कर्तव्य होना चाहिए, कविता के बारे में तमाम निबंध लिखा, एक कवि का क्या एक प्रकार से उद्देश्य होना चाहिए, सब कुछ के बारे में लिखा कि मतलब एक भाषा कैसी होनी चाहिए किस कवि की, सभी के बारे में एक बढ़िया लेख तैयार किया इन्होंने। और भाषा को एकदम से सुसज्जित किया। जो भी रचनाएं इनकी पत्रिका से प्रकाशित होती थी पहले उसको खुद पढ़ते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उसको जांचते थे कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है, पूरी जानकारी जब ले लेते थे उसके बाद में भी चीजें आगे बढ़ाते थे। इस युग की दो सबसे प्रमुख पत्रिकाएं हैं, ठीक है। पहली पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन आप देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं कर रहे थे। 1903 में प्रकाशन संभाला, लेकिन उससे पहले भी यह पत्रिका 1900 में प्रकाशित हुई थी। सन 1900 में प्रकाशित यह पत्रिका
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको 1903 से संपादन संभाला। उससे पहले बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी पत्रिका। संपादन में गद्य और खड़ी बोली के व्याकरण तथा वर्तनी माने होता है स्पेलिंग को सुधार का सबसे बड़ा माध्यम जो है यही पत्रिका बनी। पत्रिका से जो भी रचनाएं प्रकाशित होती थी उसको पहले द्विवेदी जी की आंखों के द्वारा उसको पास करवाया जाता था। द्विवेदी जी उसको पढ़ते थे रचना को, कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, कुछ भी लिख करके लाया, पहले उसको उस रचना को पढ़ते थे, उसमें क्या अशुद्धियां उसको बताते थे, भाई ये तेरी रचना में ये अशुद्धि है, इसको ठीक करके ला, फिर उसके बाद प्रकाशित होगी रचना, ऐसे बताते थे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहीं से भाषा का पारिष्करण और परिमार्जन शुरू होता है और इसीलिए द्विवेदी युग को पारिष्कार और मानकीकरण का युग कहा जाता है। तो पहली पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की, और दूसरी पत्रिका है इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित। इस पत्रिका का संपादन किया था मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई थे काशी प्रसाद जायसवाल, उनसे जुड़ा हुआ था। यह पत्रिका छायावाद के उदय और कलात्मक गद्य के विकास में सहायक सिद्ध हुई। तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई, उनका नाम था काशी प्रसाद जायसवाल, उनके द्वारा इंदु पत्रिका प्रकाशित करवाई जाती थी। और इस तरीके से आप देखते हैं ये दो पत्रिकाएं द्विवेदी युग की सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से जानी जाती हैं। ठीक है, यहां पर आपने इन चीजों को देखा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना तो आपको कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है? एसएमएस करना है आपको अपना नाम, ठीक है, व्हाट्सएप पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 3-4 सब्जेक्ट, उन सभी के नाम लिख दीजिएगा। और आप किस सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर का नाम मान लेते हैं आप 3rd सेमेस्टर में है, लिख दीजिए गुरुजी हम 3rd सेमेस्टर में है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में आप नहीं पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते होंगे तो उसका नाम लिख दीजिएगा। अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, कॉलेज का नाम नहीं लिखिएगा। ठीक है, अपना नाम और सब्जेक्ट से नेम। इसमें आपको 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट आपके होंगे, एक माइनर सब्जेक्ट होगा और एक को करिकुलर होगा। कुल मिलाकर के 4 या 5 सब्जेक्ट आपके होंगे। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में हो जाएगी बेटा? 100 रुपए में। केवल एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि आपकी हिंदी के साथ आपका संस्कृत है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी सब्जेक्ट होगा उन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी बेसिकली। और पीडीएफ नोट्स जो होगी उसको आप एक दिन पढ़ करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तमाम पीडीएफ नोट्स हैं जो कि यूट्यूब पर क्लास नहीं भी हुई है, उन सभी का भी पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिलता रहेगा। तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा साल फॉर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की भी परीक्षा हो चाहे लिखित टाइप की परीक्षा हो, सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि आपका माइनर का पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है तो उसकी भी तैयारी, और जो आपका एक होता है को करिकुलर का, जिसमें आपका चाहे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, चाहे ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज हो, दोनों की तैयारी मैं आपके लिए करवाता हूं मात्र और मात्र इसी पैसे में, केवल 100 रुपए में। आपको जुड़ना कैसे है, ये 100 रुपए कैसे भेजने हैं? जैसे ही आप एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर ये चीजें, आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ये 100 रुपए आपके जीवन का जो है दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आप आगे चल करके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए एक आधार तैयार करते हैं। जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, आप किताब नहीं खरीदे हैं, सीरीज नहीं खरीदे हैं, कोई मसला नहीं है। आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा, उसको पढ़ करके आप पेपर देने जाइएगा। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। जैसे आपका हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटी, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, को करिकुलर, ठीक है, माइनर पेपर, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी की तैयारी, ऑब्जेक्टिव भी, लिखित भी, सभी का प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको मिलेगा विथ आंसर के साथ मिलेगा। आप पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है आपको। जैसे इतना इसमें करेंगे आप, ये फीस जो है आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको जमा करनी है। आप नहीं चलाते कोई बात नहीं है, आपके घर में कोई चलाता हो, आपके आस पड़ोस कोई चलाता हो, आप दुकान से किसी से पेमेंट करवा दीजिएगा, तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा। बशर्ते आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा। जैसे स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वही व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, वहीं पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स भी मिलती रहेगी। और जो अभी तक क्लास हो चुकी है उनकी, अभी तक जो क्लास हो चुकी है उसकी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैराथन क्लास की पीडीएफ नोट्स, रिवीजन क्लास की प्रैक्टिस सेट, सब कुछ मिल जाएंगे मात्र इसी 100 रुपए में। और जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी हम जो है आपसे 3rd सेमेस्टर तो पढ़ना ही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ें या आगे की तैयारी भी आप ही से करें, तो क्या 3rd और 4th सेमेस्टर का अगर एक साथ हम लेते हैं तो क्या हमारे लिए कुछ ऑफर है?
हमारे लिए कुछ छूट है, चूंकि हम आपके प्रिय स्टूडेंट हैं। बिल्कुल बेटा, अगर आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं और आप 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए भारी छूट रख दी गई है, मात्र और मात्र जो है 150 रुपए में, यानी 50 रुपए की छूट। वैसे आप 3rd सेमेस्टर की फीस कितनी है? 100 रुपए है। 4th सेमेस्टर की कितनी है? 100 रुपए है। दोनों मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। लेकिन 200 रुपए आपका नहीं लगेगा, मात्र और मात्र इसी 200 को काट करके आप 150 रुपए अगर फीस जमा करते हैं, गुरुजी हम 3rd और 4th का फीस हम केवल 150 देना चाहते हैं, हमको आप 3rd में का जब तक पेपर हो तब तक पढ़ाइए, उसके बाद में जैसे 4th का शुरू हो क्लास, हमको शुरू से क्लास ज्वाइन करवा दीजिए 4th वाला। तो 4th वाला भी इसी पैसे में आपका 150 रुपए में पूरी 4th सेमेस्टर का 6 महीने तक क्लास आपकी मिलेगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, यानी जून जुलाई तक। ठीक है, ये आपको अगर करना है तो अभी आप जुड़ जाए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। बाद में क्या होता है कि आप परीक्षा से पहले आते हैं तो आपको उतनी क्लासेस इकट्ठा मिलती हैं, लेकिन आपको एक साथ मतलब कि आपको एक एक करके नहीं मिल पाती, इकट्ठा मिल जाती है सब कुछ। तो थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ गुरुजी इकट्ठा आपने दे दिया, ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन काफी बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप शुरू से लेकर के अंत तक क्लास पाएंगे 4th सेमेस्टर में। तो आपके लिए यही उचित है कि आप 50 रुपए की छूट नहीं, बाद में फिर जुड़ेंगे तो फिर 100 रुपए आपका लगेगा, लेकिन अभी जुड़ेंगे तो केवल 50 रुपए में आपका 4th वाला भी हो जाएगा और 3rd वाला भी हो जाएगा। जिन बच्चों को जुड़ना है वो तुरंत जुड़ जाए। सभी सब्जेक्ट का, यहाँ पर फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी करवाई जाएगी, जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग जो है तुरंत एसएमएस कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आती है? 60 रुपए की आती है। 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आएगी? 6 पंचे 30, 300 रुपए की सीरीज आती है। तो ये 300 रुपए आपका नहीं खर्चा होने देंगे हम। ठीक है, इसके साथ अगर एक सब्जेक्ट की आप किताब खरीदते हैं तो 5 सब्जेक्ट किताब कम से कम आपकी किताब 200 रुपए की आती है, तो आपका 5 दूनी 10, 1000 रुपए आपकी बैठ जाता है किताब खरीदने में। और होता क्या कि आप 1-2 दिन इसको पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ना भी नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, और जो मैं बताता हूं पिछले 3-4 सालों के जो है जो पेपर होते हैं उसके हिसाब से मैं मॉडल पेपर बनाता हूं, रिवीजन क्लास बनाता हूं और उसको आपको देता हूं। एक आपका बेनिफिट से होगा कि आपको कहीं से इंपॉर्टेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट मैं खुद आपको बताता हूं। तो एक फायदा होगा, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। तो आप तुरंत एसएमएस करें, तुरंत जुड़ जाइए, देर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6 नंबर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? बताएं भैया। हिंदी का प्रथम मौलिक माने होता है कि वो खुद का लिखा हो, किसी का अनुदित ना हो। अनुदित माने किसी भाषा का अनुवाद ना किया गया हो, एक कहानी हो जो खुद की लिखी गई हो उस लेखक के द्वारा। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है इसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने करी थी। ठीक है, और सन 1882 ईस्वी में इस जो है उपन्यास का प्रकाशन करवाया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, और जब रामचंद्र शुक्ला जी ने स्वीकार कर लिया तो समझो हिंदी साहित्य के सभी आलोचकों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें उपन्यास की वास्तविक कला और जीवन के यथार्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इसका विषय नई शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं उस पर केंद्रित था, कि जो पश्चिमी सभ्यता है और जो नई शिक्षा है उसका भारतीय जनमानस पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसी समस्याओं को केंद्र में रख करके यह उपन्यास लिखा गया परीक्षा गुरु नाम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है भैया। प्रश्न प्रेमचंदोत्तर युग के 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम बताइए। प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद वाले युग को प्रेमचंद उत्तर युग कहते हैं। उत्तर माने होता है बाद में, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद के बाद वाला युग, उसी को प्रेमचंदोत्तर कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद का युग जो है कब से शुरू होता है? 1916 से लेकर के 1936 तक जो है इनका युग चलता है। 1936 में देहांत हो जाता है आपका। 1916 में क्या होता है, इनकी पहली कहानी हिंदी में प्रकाशित होती है। उसका नाम है क्या? उसका नाम है, जो आपके पाठ्यक्रम में कहानी संकलित है, पंच परमेश्वर, जिसमें खाला, झुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी की कहानी है। उस कहानी का सारांश और पूरा मैं समझा चुका हूं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी क्लास। 1916 में इनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित होती है मुंशी प्रेमचंद की, और सबसे लास्ट कहानी इनकी होती कफन। ठीक है, तो पंच परमेश्वर से यानी पंचों से शुरू होकर के कहानी जो होती है, पंच परमेश्वर से शुरू होकर के, और कहानी खत्म किस पर होती है? ठीक है, कहानी खत्म होती है बेटा कफन पर जाकर के। और दोनों कहानियों को पढ़ेंगे, बहुत कुछ अंतर मिलेगा इनकी जो है प्रतिभाओं में। और मुंशी प्रेमचंद दिन प्रतिदिन निखरते जाते हैं, जैसे जैसे कहानी लिखते जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को याद दिलवा दूं, उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है।
12-15 उपन्यास कम से कम लिखते हैं, जैसे गोदान, गबन, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ऐसे तमाम प्रकार के उपन्यास लिखते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी, जैसे कि पंच परमेश्वर हो गई, कफन हो गई, पूस की रात हो गई, दो बैलों की कथा हो गई, ऐसे तमाम प्रकार की कहानियां आपने लिखी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेमचंद जी के बाद का युग यानी 1936 के बाद वाला प्रेमचंदोत्तर युग सन 1936 के बाद में कहानी यथार्थवादी सामाजिक धरातल से हट करके मनोवैज्ञानिक प्रगतिवादी और प्रयोगवादी मोड़ लेने लगी। इस युग के दो प्रमुख कहानीकार थे, एक तो भैया थे जो है रोज कहानी के लेखक अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वसन अज्ञे, और दूसरे थे जैनेन्द्र कुमार जिन्होंने पाजेब जैसी मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी। एक तरफ है जैनेन्द्र कुमार जिन्होंने पाजेब जैसी कहानी लिखी, और दूसरी तरफ है साहिब आज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वासनज्ञ जिन्होंने रोज यानी गैंग्रीन जैसी कहानियां लिखी, जो कि मालती, माधव और उनका छोटा सा बच्चा टीटी के जीवन पर आधारित है। इस तरीके से आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक धरातल पर, चूंकि उस समय प्रयोगवाद शुरू हो रहा था, 1936 के बाद से क्या होता है, छायावाद का समाप्त होता है और प्रयोगवादी विचारधारा शुरू होती है, प्रगतिवाद प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। और ऐसे में मनोविश्लेषणवाद, जो कि सिगमंड फ्रायड नाम का एक व्यक्ति था, पाश्चात्य विद्वान है, पश्चिम का विद्वान है सिगमंड फ्रायड, उसका एक विचारधारा चली थी, उसका नाम था जो है मनोविश्लेषणवाद, जिसमें इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम की बात होती है। ठीक है, तो उसी पर आधारित कहानियां जो है कहीं ना कहीं पे पूरे संसार में लिखी जा रही थी, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव हिंदी कहानियों पर भी आकर के बड़ा, खास करके साहिब आज्ञे और इन दोनों पर, जैनेन्द्र कुमार पर। ठीक है, तो प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों के बाद में, प्रेमचंद के बाद में जैनेन्द्र कुमार पहले कहानीकार हैं। ये मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माने जाते हैं, जिन्होंने चरित्रों के भीतरी मन और सूक्ष्म भावनाओं पर जोर दिया। ठीक है, सूक्ष्म मतलब कि आंतरिक भाव के बारे में बताया। और दूसरे हैं यशपाल, और मतलब यशपाल भी हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके अज्ञे जी ही हैं। अज्ञे वैसे प्रेमचंद के बाद में थोड़ा आते हैं, और वो बेसिकली शुरू होते हैं, आप देखते हैं कि वो क्या नाम है, थोड़ा सा और बाद में जैनेन्द्र कुमार के साथी हैं, तो यशपाल बोल लीजिए, जैनेन्द्र कुमार बोल लीजिए। ये प्रगतिवादी कहानीकार हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, शोषण और वर्गीय संघर्ष को अपनी कहानियों का विषय बनाया। यशपाल की बात की है तो सिख धर्म से बिलोंग करते थे, जहां तक मुझे पता है। और इनका एक रचना है झूठा सच। ठीक है, झूठा सच, झूठा सच जो रचना है बड़ी फेमस रचना है। ठीक है, झूठा सच एक उपन्यास है, बड़ी फेमस रचना है झूठा सच। प्रश्न परीक्षा में आता है ऑब्जेक्टिव में, झूठा सच के लेखक कौन है, तो यही है यशपाल। और ये जो है कहानी खास करके झूठा सच जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो त्रासदी है उसी पर आधारित है। तो ये झूठा सच नाम के, मतलब ये सब जो है प्रगतिवाद और जैनेन्द्र कुमार, और एक नाम और लिख लीजिएगा आप, अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है और उसके लेखक कौन है। हिंदी का प्रथम नाटक परीक्षा गुरु तो आपका वो हो गया, क्या नाम है, उपन्यास हो गया, पहला उपन्यास। पहली कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को माना जाता था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, लेकिन अब हिंदी की जो पहली कहानी है उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है, जिसको लिखा है माधवराव सप्रे ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसकी बात की जाए, मतलब हिंदी का पहला जो नाटक है वो कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। ठीक है, और इसकी रचना गोपाल चंद्र गिरधर दास ने की थी। गिरधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी का नाम है। तो गिरधर दास किसका नाम है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। उन्होंने ही नाटक का प्रणयन किया और नहुस नाम का पहला नाटक उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य में। नहुस की रचना ब्रजभाषा मिश्रित गद्य में हुई थी, यानी कि ब्रजभाषा और जो है खड़ी बोली दोनों में एक प्रकार से मिला करके रचना लिखी गई है। यद्यपि भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर जैसे नाटक भी लिखे, किंतु कालक्रम की दृष्टि से नहुस को ही प्रथम नाटक माना जाता है, जो उनके पिताजी ने लिखा था भारतेंदु जी के। तो इस तरीके से नहुस जो है हिंदी का पहला नाटक, नहुस को होने का गौरव प्राप्त है। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है और यह किसके जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा की बात की जाए, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है और ये शरत चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी को आधार मान करके उनकी जीवनी, शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी को लिखा है विष्णु प्रभाकर साहब ने। ठीक है, तो जीवनी जो होता है किसी फेमस व्यक्ति के बारे में कोई लेखक लिखता है, और आत्मकथा जो होती है वो व्यक्ति खुद के बारे में लिखता है। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर ने खुद के बारे में ना लिख करके शरत चंद्र चटर्जी के बारे में लिखा, इसलिए एक जीवनी है। ये किसकी जीवनी, शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, और किसकी रचना है, तो वो विष्णु प्रभाकर की रचना है, आवारा मसीहा।
आवारा मसीहा हिंदी गद्य की जीवनी विधा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ रचना है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। यह प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या शरत चंद्र चटर्जी के संघर्षपूर्ण और विद्रोही जीवन पर आधारित एक जीवनी है। विष्णु प्रभाकर ने शोध और यात्रा के माध्यम से शरत चंद्र के जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रस्तुत किया और ये जीवनी विधा की एक रचना है आवारा मसीहा। आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है इसका कुछ भाग। 10वां प्रश्न आ चुका है चिंतामणि। चिंतामणि एक निबंधों का संग्रह है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी जो है निबंध लिखे गए हैं वो सब चिंतामणि नाम से की पुस्तक है उसी में प्रकाशित होते रहे। तो चिंतामणि किस गद्य विधा का संकलन है? तो ये निबंध का संकलन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे आप सभी लोग। चिंतामणि हिंदी गद्य की निबंध विधा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयी संकलन है। कालजयी माने होता है कि ये कई युगों तक चलने वाला है। इसको एक प्रकार से हमेशा प्रासंगिकता मिली, हमेशा इसको एक प्रकार से जो है वैल्यूएशन मिला, हमेशा एक रचना जो है प्रसिद्ध रही, फेमस रही हर काल खंड में, इसीलिए कालजयी कहा जाता है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। इसमें शुक्ल जी ने मनोविकारात्मक निबंध लिखे हैं, जैसे जो मनोविकार होते खास करके श्रद्धा और भक्ति नाम का निबंध लिखा, लोभ और प्रीति नाम का निबंध लिखा, जो कि हमारे विकार होते, मन में विकार होते हैं, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, ये सब जो आता है आपके मन में, दिमाग में, ये सब चीजें। करुणा नाम का निबंध भी लिखा। ये सारे निबंध जो चिंतामणि में संकलित है, जिनमें उन्होंने भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान के आधार पर मानव मन की वृत्तियों का विश्लेषण किया है और बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हैं आचार्य शुक्ला जी। यह हिंदी आलोचना और निबंध साहित्य की आधारशिला है। ठीक है, ये बात आप ध्यान। हिंदी निबंध में अगर सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये आपके हो गए अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त। अब हम चर्चा करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या हमने 8 रखी है। 8 के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे, जिनमें से करना आपको केवल 4 या 5 ही होता है, 4 प्रश्न ही करने होते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आ चुका है आपका, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजी अधिकारियों को भारतीय भाषाएं सिखाने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेगी, ताकि जो अंग्रेजी अधिकारी हैं उनको हिंदी को पढ़ाया जाए, भारतीय भाषा को सिखाया जाए, ताकि जब भारतीय भाषा को जान पाएंगे अंग्रेजी अधिकारी, तभी जो है ये भारत पर अच्छे तरीके से शासन करने के योग्य हो पाएंगे। क्योंकि भारत की भाषा नहीं जानेंगे तो भारत के कल्चर को नहीं समझेंगे और कोई भी नियम कायदा बनाएंगे तो वो उसका हमेशा विरोध ही होगा। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेगी। खड़ी बोली गद्य के विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक रही फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा। ठीक है, गद्य लेखकों को प्रोत्साहन मिला। कैसा प्रोत्साहन मिला बेटा? तो गद्य लेखकों को प्रोत्साहन, कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तकें तैयार कराने के लिए लल्लू लाल और सदल मिश्रा जैसे लेखकों को नियुक्त किया। और ये एक प्रकार से हिंदी मतलब हिंदुस्तानी विभाग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? गिल क्राइस्ट। गिल क्राइस्ट के अंडर में काम कौन कर रहे थे? लल्लू लाल और सदल मिश्रा। इसीलिए इनको बड़ा हिंदी गद्य के उन नायकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है उस कॉलेज से जुड़ करके हिंदी गद्य की जो है पृष्ठभूमि को तैयार किया। महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर बात करें तो लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, बड़ी फेमस रचना है हिंदी गद्य की। और यमुना का प्रभाव लिए ब्रज मिश्रित गद्य यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। और सदल मिश्रा जी की रचना है नासकेतोपाख्यान, ये पूर्वी हिंदी का प्रभाव लिए हुए है, जैसे अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी के पुट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और प्रेम सागर में ब्रज भाषा का एक प्रकार से मिश्रित रूप मिलता है। ठीक है, गद्य को निश्चित रूप देने का काम भी फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा हुआ। इन रचनाओं के माध्यम से, खास करके नासकेतोपाख्यान या प्रेम सागर, इन सभी रचनाओं के माध्यम से खड़ी बोली गद्य को एक निश्चित स्वरूप और लेखन की दिशा मिली। हालांकि इन रचनाओं की भाषा पूरी तरह परिष्कृत नहीं थी, पर इन्होंने गद्य की नींव रखी, जिस पर आगे चल करके भारतेंदु युग में भव्य जो है भवन तैयार हुआ, किसका? जो है खड़ी बोली का। तो इस तरीके से आपने देखा, ये जो है पहला प्रश्न लघुत्तरीय का। तो भारतेंदु युग में मतलब भारतेंदु जो है सॉरी हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सदल मिश्र और लल्लू लाल की 2 रचनाएं प्रेम सागर और नासकेतोपाख्यान के माध्यम से
गिल क्राइस्ट जो है उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि भाई इसको बढ़ावा देने के लिए आप कुछ करिए। इन लोगों ने किया। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य साहित्य का पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है? कि भारतेंदु युग सन 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कई सारे विद्वानों ने स्वीकार किया है। ठीक है, लेकिन 1850 से बेसिकली मान सकते हैं आप 1900 ईस्वी तक का। पुनर्जागरण काल की बात की तो इसको रेनेसा कहा जाता है, क्योंकि इसी समय भारत में नवजागरण का आरंभ हो चुका था। साहित्य में पुरानी रूढ़ियों को त्याग करके आधुनिक चेतना का समावेश हो रहा था। जन चेतना का संचार भी आपको इसी समय देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के लेखकों ने गद्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार और स्वदेशी प्रेम के प्रचार का माध्यम बना। चूंकि उस समय भारत में आप देखते हैं विदेशी सत्ता जो है हावी थी, और अंग्रेज लोग जो अपनी मनमानी कर रहे थे। ऐसे में आप देखते हैं तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी जो देश प्रेम और भारतीय जनजीवन को कहीं ना कहीं पे स्वदेशी के लिए प्रेरित कर रही थी। ठीक है, समाज सुधार करने के लिए लिखे जा रहे थे। अब मनोरंजन का मतलब कि इसका माध्यम ना बन करके ये अब जो है समाज सुधार का माध्यम बन चुका था, देश प्रेम का माध्यम बन चुका था। गद्य विधाओं का आरंभ भी हो रहा था इसी युग में, यानी भारतेंदु युग में ही। नाटक, यानी जैसे भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा गया। ठीक है, निबंध लिखे गए, तमाम पत्रिकाएं का प्रकाशन हुआ, खास करके कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, ये सब पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। लोग पत्रिकाओं को पढ़ने लगे। और उपन्यास जैसे कि परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का, ये सब इसी युग का देन है। जैसे आधुनिक गद्य विधाओं का श्री गणेश यहीं पर हुआ, इसलिए इसको एक प्रकार से पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसके अलावा भाषा का स्वरूप निर्धारित हुआ। यहाँ पर खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित, सरल और लोक व्यवहार के योग्य बनाया गया। इस युग ने हिंदी साहित्य को आधुनिकता की ओर मोड़ दिया और कहीं न कहीं पे एक आधार, एक भूमि, एक नींव तैयार करी द्विवेदी युग के लिए। हिंदी साहित्य में इसको हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, भारतेंदु युग को। और भारतेंदु जी को जो है हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी खड़ी बोली गद्य के मानकीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान बताइए। बिल्कुल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत काम किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग बना। 1903 ईस्वी में इन्होंने संपादन संभाला सरस्वती पत्रिका का, और वहीं से आप देखते शुरू होता है। 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय काल है, द्विवेदी युग के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा है। योगदान हिंदी गद्य के, महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान हिंदी गद्य के इतिहास में एक युगांतकारी है। उन्होंने द्विवेदी युग यानी सन 1900 से ईस्वी से लेकर के 1800 मतलब 1918 तक ईस्वी तक का जो समय काल है, द्विवेदी युग के नाम से जाते हैं। इसमें गद्य को मानकता और परिष्कार प्रदान किया कि भाई कौन सा शब्द कहाँ पर लिखा जाएगा, कौन सा भाषा सही है, कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, इन सभी का पूरा जो है एक प्रकार से नियम कायदा वैज्ञानिक तौर पर तैयार किया महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब ने। सरस्वती पत्रिका सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक गद्य शिक्षक की भूमिका निभाई और गद्य लेखकों को एक दिशा दिखाई। गद्य लेखक जहां पर एक प्रकार से घबराते थे, वहां पर उन्होंने गद्य लेखकों को बताया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है, आपको इस तरीके से लिखना है। इसके अलावा व्याकरण और वर्तनी का सुधार, उन्होंने लेखकों की रचनाओं में व्याकरण की अशुद्धियों और वर्तनी की अराजकता को दूर किया। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के लिए एक निश्चित मानक रूप निर्धारित किया, जिस पर आगे चल करके सारे कवि और सारे लेखकों ने जो है अपनी भूमिका निभाई और आगे बढ़ते गए उन्हीं चीजों पर। भाषा की स्वच्छंदता और अनुशासन पर भी ध्यान दिया। उनके कड़े अनुशासन के कारण से लेखकों में भाषा की प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आई, क्योंकि जो रचना में गलतियां होती थी, पहले द्विवेदी जी कहते थे, डायरेक्ट मना करते थे कि भाई तुम्हारी रचना प्रकाशित ही नहीं होगी, अगर तुमने शुद्धि नहीं करी और अगली रचना आपकी अच्छे तरीके से नहीं लिख करके लाए तो प्रकाशित नहीं होगी। आजकल के प्रकाशक ऐसे रहते कि भाई कुछ भी लेकर के लिख करके लाओ, कुछ भी छाप दिया, ठाप करके भेज दिया। नहीं नहीं, पूरा पढ़ते थे, जांचते थे कि भाई जो है क्या सही है क्या गलत है। अगर सही है आपकी रचना तो पास होती थी, नहीं सही हो तो आपको भगा देते थे कि भाई जाओ, तुम्हारा रचना नहीं प्रकाशित होगी। यहाँ तक कि कई बार निराला जी की रचनाएं भी प्रकाशित नहीं हो पाई सरस्वती पत्रिका से। निराला जी बड़े क्रोधित रहते थे इन पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। लेकिन फिर निराला जी की और कई पत्रिकाओं से प्रकाशित उनकी रचनाएं होनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से नई जो खड़ी बोली का जो एक जो है जो छंद मुक्त कविता है वो सब लिखने के लेकर के आए थे, तो वो सिर्फ द्विवेदी जी उन चीजों को नहीं पसंद करते थे। तो एक भाव है जिससे गद्य की भाषा अत्यधिक परिष्कृत हुई, संयत हुई और शुद्ध हुई। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सारा काम किया।
विषय वस्तु का विस्तार भी आपको दिखाई पड़ता है। द्विवेदी जी ने कविता और गद्य दोनों को केवल श्रृंगार से निकाल करके ज्ञान विज्ञान इतिहास और विविध विषयों से जोड़ा। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपन्यास विधा की परिभाषा देते हुए मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। सिद्ध कीजिए कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है। उपन्यास की परिभाषा दीजिए। पहले देखिए, उपन्यास, उपन्यास की परिभाषा लिखेंगे। उपन्यास का मतलब होता है उपधन्यास, दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप माने होता है मतलब सामने, और न्यास माने होता है रखना या रखी हुई, समीप रखी हुई चीजें। तो सामने रखना या समीप रखने को उपन्यास कहते हैं। साहित्य में यह एक ऐसी गद्य विधा है उपन्यास जिसमें मानव जीवन का यथार्थ चित्रण किसी कथानक के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से और परिवेश के माध्यम से विस्तार पूर्वक किया जाता है। यह आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है, जिसमें आप तमाम प्रकार की जो मूवीज वगैरह बनती हैं वो सब उपन्यास है। कहानी का बड़ा भाई है उपन्यास। कहानी में क्या होता है, 20 मिनट में पढ़ करके आप खत्म कर देते हैं, लेकिन उपन्यास जो होता है एक लंबी एक प्रकार से रचना होती है जिसको आप पढ़ने में कई समय लगाते हैं। कई सारी कहानियां, कई सारे कथानक एक मोड़ में आकर के मिलते जुलते रहते हैं। कई सारे पात्र होते हैं और एक मुख्य पात्र होता है जो नायक होता है उपन्यास का, और एक परिवेश होता है, भाषा शैली होती है उपन्यास की अपनी। तो कहानी और उपन्यास एक ही जैसी रचना है, लेकिन कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। ठीक है। रही बात प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहे जाने की, तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है। देखिए, प्रेमचंद ने उपन्यास साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठा करके यथार्थवादी सामाजिक चेतना से जोड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा कि समाज की जो समस्याएं हैं उस पर कहानी, उस पर जो है लिखा है। जैसे गोदान किसान जीवन की त्रासदी का वर्णन करता है। कबन, कर्मभूमि, रंगभूमि से तमाम प्रकार के जो उपन्यास लिखे वो समाज सुधार को लेकर के, समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने के लिए लिखा। ठीक है, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। विषय वस्तु की व्यापकता भी इनमें देखने को मिलती है। उन्होंने कृषक जीवन की समस्याएं, नारी की दयनीय स्थिति, ठीक है, जातिगत भेदभाव, पूंजीवाद का शोषण जैसे विषयों पर उपन्यास लिखे। जैसे कि गोदान किसान जीवन की जो है कहानी है, जैसे रंगभूमि, गबन, ये सब उपन्यास ऐसे हैं जो कि किसी न किसी समस्या को ध्यान में रख करके लिखे गए। जैसे गोदान जो है किसान जीवन की त्रासदी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चरित्र चित्रण की सजीवता, मुंशी प्रेमचंद जी के पात्र जैसे होरी है, धनिया है, सूरदास है, ये समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये हर वर्ग के बारे में बताते हैं। लगता है कि कोई अपने साथी में घटना कोई घटित हो रही, कोई बगल की घटना है, ऐसे पढ़ेंगे तो अत्यंत सजीव और विश्वसनीय पात्रों की एक प्रकार से व्यवस्था करते हैं। कोई बनावटीपन के उपन्यासों में नहीं दिखता, यथार्थवादी शैली में उपन्यास लिखे गए हैं। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद भी दिखता है। उन्होंने यथार्थ का चित्रण तो किया, लेकिन अंत में आदर्श की स्थापना का प्रयास भी किया कि कैसे व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे पाठक को निराशा ना हो। और इस महान योगदान के कारण ही उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं। मुंशी प्रेमचंद के टक्कर का उपन्यासकार हिंदी साहित्य में आपको और कोई नहीं दिखता है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यासों को इस तरीके से या इतना जबरदस्त तरीके से लिखा कि वो उपन्यास अमर हो गए और उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कलम का सिपाही इनको कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम है अमृत राय। उन्होंने कलम का सिपाही नाम की एक जीवनी लिखी जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। चले, पांचवी रचना है कहानी विधा के तत्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कहानी विधा, कहानी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जो जीवन के किसी एक अंश या किसी भाव या किसी घटना पर आधारित हो सकती है। उसी को संक्षिप्त और कलात्मक रूप से एक लेखक प्रस्तुत कर देता है। उसी घटना को, उसी भाव को, उसी इमोशंस को, ठीक है, उसी तथ्य को बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, वही कहानी होती है। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं, बेसिकली 6 तत्व होते हैं। कहानी के 6 तत्वों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कौन कौन से। देखिए, सबसे पहला तत्व होता है कथानक, एक स्टोरी होती है। यह कहानी का मूल ढांचा होता है जिसमें घटनाओं का क्रमबद्ध विकास होता है। जैसे कि एक मूवी होती है तो मूवी में एक कहानी होती है, तो मूवी की कहानी ही कथानक होता है कहानी का। ठीक है। दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण, जिसमें कुछ लोग काम करें, जैसे कुछ हीरो हीरोइन हो गए, विलन हो गया, ये सब जैसे मूवी में होते हैं ऐसे ही कहानी में कुछ पात्र होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। वही व्यक्ति
जिनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। कहानीकार उनके आंतरिक और बाहरी स्वरूप को चित्रित करता है, वो पात्र और चरित्र होते कुछ लोग, ठीक है। तीसरा होता है संवाद शैली या कथोपकथन भी इसी को कहते हैं। संवाद शैली से डायलॉग होता है। पहले सनी देओल साहब की मूवी आती थी, धर्मेंद्र की मूवी आती थी, उसमें डायलॉग होता था। कातिया वाला मूवी आपने देखा होगा, अगर जो है घातक मूवी है क्या, उसमें आप देखते हैं कि कातिया वाला डायलॉग आते हैं, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा कातिया। या फिर आप देखते हैं शोले का डायलॉग, कितने आदमी थे, ठीक है, शोले वाला डायलॉग, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ऐसे तमाम प्रकार के डायलॉग पहले देखते हैं, वो याद होते थे। वही कथोपकथन है, जो पात्र होंगे कहानी में वो कुछ बोलेंगे, ठीक है, कुछ कथन कहेंगे, वही कथोपकथन होता है। पात्रों के बीच होने वाली बातचीत जो कहानी को स्वाभाविकता देती है और चरित्रों को उभारती है, उसी को हम पात्र और चरित्र कहते हैं। अब जैसे एक मूवी की शूटिंग अलग अलग स्थानों पर होती है, अलग अलग परिदृश्य में होती है, ऐसे ही कहानी जो होती है कहाँ की है, किस देश काल की, किस प्रदेश की कहानी है, कहाँ पर घटित हुई है कहानी, घटना कहाँ की है, देश काल और वातावरण कहा जाता है उसी को। ये भी कहानी का एक तत्व है। ये जो कहानी के तत्व मैं बता रहा हूँ, वही तत्व उपन्यास के भी तत्व होते हैं जो कहानी के होते हैं, ठीक है। और यही तत्व नाटक के भी होते हैं, खास करके नाटक में नाटकीयता, अभिनेता, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। बाकी तत्व बेसिकली यही होते हैं किसी भी चीजों के। कहानी जिस समय, स्थान, परिवेश में घटित होती है, उसका सजीव चित्रण जो होता है वो देश काल या वातावरण के माध्यम से किया जाता है। और अगला होता है आपका भाषा और शैली, पांचवा। कहानी को लिखने का तरीका, उसे को शैली कहते हैं, जिसमें सरलता हो, रोचकता हो और विधा के अनुरूपता हो। और भाषा जैसे कि हिंदी में है, अंग्रेजी में है, किस भाषा का प्रयोग है और किस शैली में कहानी लिखी गई, जैसे कि यथार्थता या फिर जो विस्तार शैली है, इतिवृत्तात्मक शैली है, या तमाम प्रकार की शैली है, विवरणात्मक शैली है, विश्लेषणात्मक शैली है। तो शैली। और अगला होता है उद्देश्य। कहानी का केंद्रीय विचार या संदेश जो पाठक तक पहुंचाना अभीष्ट होता है, इन सभी तत्वों के सामंजस्य से एक सफल कहानी का निर्माण होता है। तो कहानी किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखी जाती है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है कहानी के पीछे छिपा होता है, वह उद्देश्य भी सामने लाना होता है। तो इस तरीके से कहानी के 6 तत्व होते हैं। कथानक, ठीक है, कथानक के बाद में देश काल और वातावरण, फिर उसके बाद पात्र और चरित्र, इसके अलावा आपका कथोपकथन, ठीक है, इसके अलावा आपका भाषा शैली, और इसके अलावा आपका अगला होता है छठवां उद्देश्य, ठीक है। ये 6 तत्व होते हैं कहानी कला के, ठीक है। ऐसे ही आपका उपन्यास कला के भी 6 तत्व ही होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है भैया। निबंध विधा की परिभाषा देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए निबंध की परिभाषा, निबंध, निधन बंध का अर्थ होता है भली भांति बधा हुआ। गद्य साहित्य में निबंध वह विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक तार्किक क्रम के साथ अपने निजी विचारों और व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की छाप छोड़कर के एक प्रौढ़ रचना प्रस्तुत करता है। इसे गद्य की कसौटी भी कहा जाता है। निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा जाता है, क्योंकि निबंध जो होता है वो बंधन मुक्त होकर के, या बंधन से एक प्रकार से बंधन मुक्त होकर के कोई लेखक जो होता है वो किसी भी रचना के बारे में लिखता है, एकदम खुल करके स्वच्छंदता पूर्वक लिखता है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने निबंधों की विशेषताओं को बताया है। आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं की बात करें तो आचार्य शुक्ल हिंदी के निबंध साहित्य के सिरमौर माने जाते हैं। मनोविकारों का विश्लेषण किया उन्होंने। इनके निबंधों की पहली विशेषता क्या है? मनोविकारों का विश्लेषण। उनके अधिकांश निबंध मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। वे इन मनोभावों का अत्यंत सूक्ष्म, दार्शनिक और वैज्ञानिक विश्लेषण भारतीय चिंतन की पृष्ठभूमि में करते हैं, और इस तरीके से वो एक मनोविज्ञान से संबंधित निबंधों के एक जो है प्रणयनकर्ता माने जा सकते हैं। गंभीरता और प्रौढ़ता भी इनके निबंध में खूब दिखाई पड़ती है। उनके निबंधों की भाषा गंभीर है। संस्कृत निज भाषा का प्रयोग करते हैं शुक्ला जी। पारिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। वे विचारों की सघनता और तर्क की प्रधानता के कारण हिंदी निबंध को चिंतन की ऊंचाई पर ले जाते हैं, और निबंधों के एक प्रकार सिरमौर या हिंदी निबंधों का जो कालखंड विभाजित होता है शुक्ला जी को आधार मान करके ही होता है। अगला 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाटक और एकांकी में मुख्य अंतर क्या है? संक्षिप्त तुलना कीजिए। देखिए नाटक और एकांकी की अगर बात की तो नाटक और एकांकी दोनों ही गद्य की विधाएं हैं।
जिनका उद्देश्य अभिनय के द्वारा दर्शकों तक पहुंचना होता है, किंतु इनमें कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। नाटक बड़ा होता है, नाटक में कई अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक ही होता है। ठीक है, नाटक में कई दृश्य होते हैं, एकांकी में भी कई दृश्य होते हैं, लेकिन एक अंक में ही कई दृश्य प्रस्तुत होते हैं एकांकी में। एकांकी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। ठीक है, विशेषता की बात की जाए, इसके नाटक और इसकी विशेषता नाटक और एकांकी की देखिए। अंक संख्या की अगर बात की जाए तो जो नाटक होता है उसमें कई अंक होते हैं, 3 अंक से लेकर के 8 अंक तक जो है एक नाटक हो सकता है। जबकि एकांकी जो होती है बेटा, एकांकी में केवल केवल 1 अंक होता है, यानी 1 अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। और जब कई नाटक होते हैं उसी प्रकार के एकांकी में, तो उसी को नाटक कह दिया जाता है। यानी नाटक जो होता है बड़ा रूप होता है, जैसे उपन्यास और कहानी, कहानी छोटी उपन्यास बड़ा, ऐसे ही नाटक जो होता है बड़ा होता है और कहानी मतलब ये एकांकी छोटी होती है। विषय वस्तु के हिसाब से अंतर अगर देखें तो नाटक जो होता है जीवन की संपूर्णता या विस्तृत फलक पर चित्रण करता है, एकदम विस्तार से बताता है चीजों को, किसी घटना को, किसी समस्या को। जबकि जीवन की किसी एक घटना या भाव का तीव्र चित्रण करना हुआ तो एकांकी के माध्यम से हम, एक अंक के नाटक के माध्यम से हम किसी भी घटना के बारे में बहुत बारीकी के साथ समझा सकते हैं। पात्रों के हिसाब से देखें तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है क्योंकि कई अंक होते हैं, जबकि पात्रों की संख्या सीमित होती है किसमें, एकांकी में। तो ये सब अंतर हो रहे हैं। अगला अंतर है समय अवधि को लेकर के। प्रदर्शन में अधिक समय लगता है नाटक में, ठीक है, लंबा होता है नाटक इसलिए अधिक समय लगता है, क्योंकि प्रदर्शन में कम समय लगता है क्योंकि एकांकी छोटी होती है इसलिए, ठीक है, संक्षिप्त होती है, किसी एक ही घटना से आधारित होती है। संघर्ष में अंतर देखें तो नाटक जो होता है मुख्य संघर्ष के साथ उपकथाएं भी जो है होती है इसमें। मुख्य संघर्ष तो होता ही है नाटक का, उसके नाटक के साथ साथ इसमें उपकथाएं भी जोड़ दी जाती है नाटक में, ताकि नाटक जो है लंबा लगे, बड़ा लगे। क्योंकि केवल एक केंद्रीय संघर्ष या उद्देश्य को ध्यान में रख करके एकांकी लिखी जाती है, एकांकी का मंचन किया जाता है। तो ये सब अंतर हो गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एकांकी नाटक का लघु रूप नहीं बल्कि एक स्वतंत्र विधा होती है, जो अपने एक ही अंक में तीव्र प्रभाव उत्पन्न करती है और एक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकती है। अगला अंतर है, 8वां अंतर आप देखेंगे, जीवनी और आत्मकथा विधा में क्या अंतर है, दो उदाहरण के माध्यम से समझाएं। देखिए, जीवनी और आत्मकथा दोनों ही व्यक्ति केंद्रित गद्य विधाएं हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन या का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। जीवनी जो होती है किसी दूसरे के बारे में लेखक लिखता है, और जो लेखक होता है स्वयं के बारे में अगर लिखता है तो वही एकांकी, मतलब वो आपकी आत्मकथा हो जाती है। जीवनी समझे, बायोग्राफी कहते हैं, और आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एकांकी परिभाषा, सॉरी, जीवनी की परिभाषा समझे, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, अनुभवों और व्यक्तित्व का तटस्थ होकर के किया गया साहित्यिक चित्रण जीवनी कहलाता है। लिखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, अनुभवों और व्यक्तित्व का तटस्थ होकर के किया गया साहित्यिक चित्रण। तटस्थ माने होता है उसके बारे में बढ़ाना कुछ भी नहीं, ना घटाना है, जो है उसको सही तरीके से लिखना, उसी को तटस्थता कहते हैं। तो यह चित्र होता है। लेखन, लेखक बाहरी स्रोत, शोध और दस्तावेजों के आधार पर जो है जीवनी को लिखता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, और ये शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ठीक है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, लेकिन ये किसके ऊपर लिखी गई है, कलम का सिपाही लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर। अमृत राय उनके पुत्र हैं, और अमृत राय ने ही लिखा अपने पिताजी के ऊपर कलम का सिपाही नाम से एक जीवनी। ठीक है, तो ये जीवनी है, 2 उदाहरण आपके हो गए। ऐसे ही ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा क्या होती है इसको समझे। आत्मकथा को हिंदी में मतलब अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, स्वयं लेखक के द्वारा अपने ही जीवन के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का विश्लेषण जो है करता है, लेखक खुद के बारे में लिखता है, तो वो आत्मकथा होती है। लेखन की बात की तो लेखक स्वयं लिखता है, अतः इसमें आत्मनिष्ठता और निजी अनुभूति की प्रधानता होती है। लेखक का जो मन होता है छुपा भी सकता है, और लेखक का जो मन होता है उसको बढ़ा चढ़ा करके बता भी सकता है अपने बारे में। आत्मकथा जो होती है उसमें त्रुटि करना संभव है, त्रुटि व्यक्ति कर भी देते, कभी कभी अपने भौकाल टाइट करने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकता है व्यक्ति। लेकिन जो जीवनी होती है कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो वो ना बढ़ा करके लिखता है, ना घटा करके लिखता है, वो जो है वो लिखता है। क्योंकि अगर बढ़ा करके लिखेगा तो भी दिक्कत है, घटा करके लिखेगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जिसके बारे में लिख रहा है उसको पसंद ना आए।
उदाहरण के तौर पर क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला उदाहरण है हरिवंश राय बच्चन की जीवनी, मतलब की ऊपर जो है वो आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की का आत्मकथा क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। इसके अलावा अगला है अर्धकथानक, बनारसी दास जैन की रचना है अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है अर्धकथानक, बनारसी दास जैन जी की है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में एक आत्मकथा भी संकलित है, उसका नाम क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, दलित साहित्य के बढ़िया जो है लेखक माने जाते हैं, ठीक है। उसका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन नाम की आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा का एक अंश है वो शामिल है। आत्मकथा बड़ी होती तो आत्मकथा के बेसिकली एक आध अंश शामिल किया जाता है। ये हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि जो है आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में, बिल्कुल। चले, प्रश्न है आपका भैया पहला, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में भारतेंदु युग के महत्व और योगदान का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। देखें, भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक मान सकते हैं गद्य के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इस युग ने हिंदी को आधुनिकता और एक निश्चित गद्य शैली प्रदान करी, बिल्कुल प्रदान करी। महत्व और योगदान की अगर बात की भारतेंदु युग की हिंदी गद्य के विकास में, तो पुनर्जागरण का प्रवेश द्वार, यह युग भारतीय समाज में नवजागरण का काल था। भारतेंदु ने सामाजिक रूढ़ियों, सामाजिक अंधविश्वास और अंग्रेजी शासन की नीतियों का विरोध करने के लिए गद्य को सशक्त माध्यम बनाया। भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया, ठीक है। इसके अलावा नाट्य मतलब गद्य विधाओं का श्री गणेश भी आपको यहाँ पर कई गद्य विधाओं का श्री गणेश होता है। इस युग में ही आधुनिक गद्य की सभी विधाओं की नींव भी रखी गई, ठीक है। जैसे नाटक, मौलिक नाटकों के खास करके जैसे बद्य की हिंसा हिंसा न भवती नाटक इन्हीं का है, भारतेंदु जी का इसका नाटक का प्रणयन हुआ। अनुदित नाटकों की रचना भी आपको यहाँ पर कई नाटकों का अनुवाद भी किया गया हिंदी में, संस्कृत नाटकों का, अंग्रेजी नाटकों का तमाम अनुवाद भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। निबंधों की अगर बात की जाए तो निबंध का भी श्री गणेश हुआ। निबंधों में सहजता, विनोद प्रियता और सामाजिक उद्देश्य की प्रधानता निबंधों में रही। पत्रकारिता भी आप देखते हैं यहाँ पर आई, कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज जैसी पत्रिकाओं ने जनमत तैयार किया और गद्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं पत्रिकाओं की रही है, ठीक है। पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य को लोकप्रियता मिली। खड़ी बोली को स्थिरता भी यहाँ से आपको मिलती है। आरंभिक चार उन्नायकों के बाद भारतेंदु, आधुनिक चार उन्नायक कौन कौन से जो मैंने आपको बताए थे, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ठीक है, और इंसा अल्लाह खां, और एक और थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो चार लोग। तो उसके बाद भारतेंदु और भारतेंदु जी का जो मंडल था उसने खड़ी बोली गद्य को व्यवहारिक, सरल और सर्वग्राह्य रूप प्रदान किया ताकि सभी लोग उसको पढ़ सके, जान सके। इसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग भी किया गया। विषय वस्तु की व्यापकता आपको देखने को मिलती है। काव्य जहां अभी भी ब्रजभाषा में था, वहीं गद्य को राजनीति, समाज, धर्म और इतिहास जैसे विविध विषयों से जोड़ करके उसे सामायिक और उपयोगी बनाया गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग ने हिंदी गद्य को दिशा, विधा और दृष्टि तीनों प्रदान करी। यह युग हिंदी गद्य की शैशवावस्था को समाप्त कर उसे किशोरावस्था में ले आया और इस तरीके से किशोरावस्था से जाकर के वो प्रौढ़ अवस्था में हिंदी में गद्य जो है वो द्विवेदी युग में जाकर के प्रौढ़ अवस्था में पहुंचता है। अगला प्रश्न द्विवेदी युग से ही आ गया है, बताएं। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं, खास करके उपन्यास, कहानी, निबंध के विकास की समीक्षा कीजिए। देखिए, द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 ईस्वी हिंदी गद्य के मानकीकरण और परिष्कार का काल माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन की वजह से हिंदी गद्य में प्रौढ़ता आई और गंभीरता आई। लोग रचना लिखने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचते थे कि हजारी प्रसाद मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्रिका से प्रकाशित होगी, इसलिए रचना को बहुत शुद्ध और सटीक लिखे। उपन्यास विधा का विकास द्विवेदी युग में। देखिए, द्विवेदी युग में उपन्यास सामाजिक यथार्थ और उपदेशात्मकता से आगे बढ़कर के मनोरंजन और तिलिस्म की ओर मुड़ा। तिलिस्मी माने होता है जादुई, चमत्कारिक टाइप के उपन्यास लिखे जा रहे थे, ठीक है।
जासूसी और अय्यारी टाइप के उपन्यास आप देखते हैं बहुत लोकप्रिय हुए यहाँ पर। चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता संतति उपन्यास लिखा गया। तमाम प्रकार के ऐसे उपन्यासों का सृजन हुआ जो कि एक प्रकार से जादुई टाइप के थे, चमत्कारिक उपन्यास थे। वो द्विवेदी युग में आपको ज्यादातर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। उपदेश और ज्ञान से हट करके थोड़ा सा आगे बढ़ करके मनोरंजन भी बीच में आ गया। देवकी नंदन खत्री जो बड़े चंद्रकांता संतति नाम के उपन्यास के लेखक हैं, उन्होंने तिलस्मी उपन्यास लिख करके जन सामान्य में हिंदी के पठन पाठन को बढ़ाया। क्योंकि जब जादुई उपन्यास लिखे जा रहे हैं, चंद्रकांता पर मूवी भी बनी हुई है, जब उसको आप पढ़ते तो एकदम जादुई तिलस्मी टाइप के उपन्यास देखने को मिलते तो मजा आता है पढ़ने में। तो कुछ और पाठक जो है इसको पढ़ने के लिए लोकप्रिय मतलब ये थोड़ा हुआ। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, अधखिला फूल नाम का उपन्यास लिखा। किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास तमाम सारे लिखे और इस तरीके से तमाम प्रकार के उपन्यासकार आने लगे और लिखने लगे। अच्छा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की एक रचना है प्रिय प्रवास, वो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली की पहली महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास नाम का। राधा जी और कृष्ण भगवान से संबंधित ये रचना है। अगली बात, कहानी विधा का उदय भी आप देखते हैं द्विवेदी युग से ही हुआ। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती, लेकिन उस पर जो है उस पर एक प्रकार से कहने के टेम्पेस्ट का छाया अनुकरण कहा जाता है उसको। टेम्पेस्ट नाम की रचना है, उसी का अनुवाद माना जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि उसी का प्रभाव पड़ा, उस पर लिखे गए, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ला जी पहली कहानी इंदुमती की रचना, इंदुमती को मानते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। लेकिन आधुनिक शोधों के द्वारा पता चला है कि हिंदी की पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको माधवराव सप्रे ने लिखा है, ठीक है। तो कहानी का व्यवस्थित आरंभ इसी युग में यानी द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती पात्रिका कहानी का प्रकाशन मुख्य केंद्र बनी थी, क्योंकि सबसे पहली कहानी जो है सरस्वती पात्रिका से जो प्रकाशित हुई है वो है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को कुछ विद्वान प्रथम कहानी मानते, खास करके शुक्ला जी। लेकिन माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को भी आरंभिक कहानी माना जाता है और यही जो है एक प्रकार से इस समय फेमस है, यही एक प्रकार से आयोग भी मानता है और यही नेट JRF के पेपर में पूछा था तो उसको सही माना जाता है। प्रेमचंद ने इसी युग में लेखन कार्य भी शुरू किया था, जो है किसमें, द्विवेदी युग में ही, 1916 ईस्वी में। निबंध विधा का विकास भी आप देखते हैं यहीं पर हुआ। निबंध का जो है उदय जो हो गया था भारतेंदु युग में हुआ था, लेकिन इसका विकास द्विवेदी युग में आकर के हुआ। भारतेंदु युग की स्वच्छंदता से निकल करके द्विवेदी युग के प्रभाव में गंभीर विचारपरक और आलोचनात्मक निबंध आप देखते हैं खूब लिखे गए। खास करके महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध देखें आप, और आप आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के निबंधों को देखें तो एक जबरदस्त निबंधों की श्रेणी में आते हैं। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त और स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर और आलोचनात्मक और वर्णनात्मक निबंध लिख करके निबंध को प्रौढ़ता प्रदान करी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग ने गद्य की भाषा को स्थिर किया और उपन्यास, कहानी जैसी विधाओं को प्रयोग और विस्तार का मंच प्रदान किया, जिससे आगे चल करके प्रेमचंद युग का मार्ग प्रशस्त हुआ और इस तरीके से हिंदी साहित्य के विकास में द्विवेदी युग का योगदान रहा। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद सन 1880 से लेकर के 1936 तक, 1880 में जन्म, 1936 में मृत्यु, हिंदी गद्य साहित्य विशेष करके उपन्यास और कहानी विधा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। 300 से अधिक कहानियां लिखी और कई सारे उपन्यास लिखे, उपन्यास सम्राट कहा जाता है आपको। उन्होंने साहित्य को मनोरंजन से उठा करके जीवन की समस्याओं से जोड़ा और जीवन की समस्याओं को समाज के सामने लाने का प्रयास अपनी रचनाओं के माध्यम से करने वाले पहले विद्वान मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के घर भी मैं गया हूँ, ठीक है। लमही नाम का एक गांव है बनारस में, वहीं पर पड़ता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से मैं जब MA की पढ़ाई कर रहा था उस दौरान मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि हिंदी विभाग के द्वारा जो है उनके जन्म दिवस पर वहां पर गोष्ठी करी जाती है, उसी गोष्ठी में शामिल होने का सौभाग्य मुझे मिला, ठीक है। प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान, प्रेमचंद न केवल हिंदी के बल्कि उर्दू के भी बड़े अच्छे कवि लेखक माने जाते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण इनका रहा है, जो भी है जो समाज की चीजें उसको बयां करते हैं खुल करके, यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों खास करके गोदान, गबन, कर्मभूमि, इनमें भारतीय समाज के यथार्थ को चित्रण किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलितों और नारी की समस्याओं को पहली बार साहित्य के केंद्र में रखा। जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया उस पर मुंशी प्रेमचंद की पारखी और तीखी नजर पहुंच चुकी थी। उपन्यास को उद्देश्यपरक बनाना,
उन्होंने साहित्य को जीवन की आलोचना माना। उनके साहित्य का उद्देश्य केवल वर्णन करना नहीं, बल्कि सामाजिक विकृतियों को उजागर कर सुधार की प्रेरणा देना था। और इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने किया। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, उनके लेखन की प्रमुख विशेषता आदर्श उन्मुख यथार्थवाद है। वे समाज की कुरीतियों का चित्रण यथार्थ तरीके से जो है वो करते हैं, लेकिन अंत में आशावादी समाधान भी देते हैं जो आदर्श पे आधारित है। आदर्श आशा मतलब कि ये सही होगा भविष्य में चलकर प्रस्तुत करते, ताकि पाठक निराश ना हो, पाठक को दुखांत घटना ना हो। जैसे अभी एक मूवी आई है, उसका नाम भले ही मुझे नहीं याद आ रहा है, जो है एक दीवाने की दीवानियत। उस मूवी में आप देखेंगे कि उसमें क्या है, उस मूवी में आपको दिखाया गया है कि अंत में क्या होता है, हीरो मर जाता है। तो ये दुखांत नाटक का उदाहरण, दुखांत रचना है। ठीक है। अगला है जनवादी चेतना। उन्होंने शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। वे वास्तव में जनता के लेखक थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो उनके साहित्य में सरल सजीव भाषा, मुहावरेदार शैली, चरित्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, ये सब इनकी विशेषताएं मिलती हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। आई थे 2 मिनट। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जो भारतीय किसान जीवन की महागाथा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथी रचना आप देखेंगे, चौथी रचना है निबंध विधा के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्व को सिद्ध करते हुए उनकी आलोचना शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की तो 1884 में जन्म हुआ, 1884 में जन्म लेकर के 1941 में मृत्यु होती है, और हिंदी गद्य के निबंधकार और आलोचक दोनों रूपों में सर्वोपरि रहे हैं। इनसे ऊपर कोई नहीं रहा, ना निबंधकार में की दृष्टि से और ना ही आलोचना की दृष्टि से। इनसे ऊपर कोई नहीं जा सका। उन्होंने निबंध को गद्य की कसौटी कहा और सिद्ध भी किया। आलोचना को वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया आपने। निबंध विधा में महत्व की अगर बात की जाए तो शुक्ल जी ने निबंधों को द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता से निकाल करके भावात्मक और वैचारिक गंभीरता प्रदान की। उनके निबंध खास करके संकलन, खास करके चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और तमाम प्रकार के इनकी चिंतामणि के हैं। चिंतामणि पुस्तक है जिसमें कई सारे निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संकलित किए गए हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से मनोविकारात्मक, जैसे कि श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, करुणा, कविता क्या है, ऐसे निबंधों का जो है लेखन करके इन्होंने हिंदी साहित्य को कहीं न कहीं पे बहुत कुछ दिया। इन निबंधों में उन्होंने भारतीय दर्शन, मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र के आधार पर मानव मन की वृत्तियों का सूक्ष्म और गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। आलोचना शैली की अगर बात की है इनके, तो सैद्धांतिक और वैचारिक या व्यवहारिक आलोचना की बात करें, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके जहां सैद्धांतिक आलोचना की नींव रखी, वहीं तुलसी ग्रंथावली और जायसी ग्रंथावली की भूमिकाओं में व्यवहारिक और आलोचना का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करने का काम किया। तो आचार्य शुक्ल जैसा कोई एक प्रकार से नहीं था, ये बात आप ध्यान रखें। तुलनात्मक और वैज्ञानिक पद्धति, उनकी आलोचना तुलनात्मक थी, लेकिन किसी भी कवि का मूल्यांकन करते समय वह तटस्थ बनाए रखते थे और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करते थे। लोक मंगल की धारणा, शुक्ल जी ने किसी भी कवि की श्रेष्ठता का आधार लोक मंगल की भावना को माना है। ये बात निष्कर्षता, शुक्ल जी ने निबंध और आलोचना दोनों को गंभीरता, प्रामाणिकता और शास्त्रीयता प्रदान करी, जिसके कारण से उनका महत्व अद्वितीय रहा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रेखा चित्र और संस्मरण विधा में अंतर स्पष्ट करते हुए महादेवी वर्मा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, रेखा चित्र और संस्मरण दोनों ही अन्य पुरुष शैली में लिखी जाने वाली गद्य विधाएं हैं, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर भी होता है। रेखा चित्र की अगर बात किया और संस्मरण की बात की, देखिए अंतर विशेषता के आधार पर। आधार अगर देखेंगे तो जो रेखा चित्र होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के द्वारा खींचा गया चित्र होता है। किसी व्यक्ति में रुको यार, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा शब्दों के द्वारा खींचा गया चित्र होता है। और वहीं पर लेखक जो संस्मरण होता है वो लेखक के स्मृति पटल पर अंकित निजी अनुभव होता है। ठीक है, कल्पना के आधार पर अगर देखेंगे तो कल्पना के आधार पर कलात्मकता, जो रेखा चित्र होता है वो कलात्मकता और कल्पना का अधिक मिश्रण होता है रेखा चित्र में, जबकि संस्मरण में यथार्थता और सत्यता पर आधारित होता है। उद्देश्य के हिसाब से देखें तो चरित्र के रेखा चित्र जो होता है वो चरित्र के किसी विशेष पहलू को उभारता है, चरित्र के किसी विशेष पहलू को उभारता है। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए
संस्मरण की तो अतीत की घटनाओं और व्यक्तियों को याद करना इसमें शामिल होता है। प्रधानता की अगर बात करें तो चित्रात्मकता रेखा चित्र में होती है और भावुकता की प्रधानता होती है। चित्रात्मकता और भावुकता रेखा चित्र की विशेषता है, जबकि आत्मीयता और प्रामाणिकता की प्रधानता आपको संस्मरण में दिखाई पड़ती है। महादेवी वर्मा जी की बात की तो वो रेखा चित्र और संस्मरण दोनों के लिए जानी जाती हैं। महादेवी वर्मा ने हिंदी गद्य में इन दोनों विधाओं को चरम उत्कृष्टता प्रदान करी। रेखा चित्र अतीत की चलचित्र स्मृति की रेखाएं ये इन्हीं की है, क्या नाम है, महादेवी वर्मा जी की। उन्होंने अपने रेखा चित्रों में शोषित, उपेक्षित और निम्न वर्ग के पात्रों जैसे भक्तितन, रामा का चित्रण किया। उनकी शैली संवेदनात्मक, करुणापूर्ण और चित्रात्मक होती है। उन्होंने पात्रों के आंतरिक और बाहरी रूप को इतनी सजीवता से प्रस्तुत किया कि वे पाठक के मन में बस जाते हैं। संस्मरण की बात की तो पथ के साथी, इसमें उन्होंने समकालीन साहित्यकारों जैसे निराला पंत के साथ अपने आत्मीय संबंध और उनसे जुड़े हुए स्मृतिगत अनुभवों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। संस्मरण भी उनके काफी अच्छे हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा की कोमल भावुकता और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति ने रेखा चित्र और संस्मरण को हिंदी में एक गंभीर साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया है। इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। 9161936062 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। और जैसे आप भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं और आपको सब पीडीएफ, सारे नोट्स, सभी कुछ मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपए फीस में मिल जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस, यही सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों में फॉलो होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव लिखिए, सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।